सभी को नमस्कार। आइए आज हम लोग चलते हैं एक नया ही टॉपिक का ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल करेंगे जो आरआरबी के व्यू से, आरआरबी एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है, जिस चैप्टर का हम अभी डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल दोनों साथ लेकर के चलेंगे। कंसेप्ट पहले बना लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट बना लेंगे इसको, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल दोनों साथ लेके चलेंगे कि देखेंगे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसमें बल भी आएगा, फोर्स पर डिपेंड करके, आधारित करके न्यूटन साहब ने जो नियम दिए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, और जो भी डेरिवेशन आया हुआ है उस पर भी जो न्यूमेरिकल सेटअप किया जाता है एग्ज़ाम में, उसका हम लोग अभी बहुत अच्छे तरीक़े से देखेंगे, और क्या क्या कंडीशन बन रहा है हमारा इस चैप्टर में, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो भी रेलवे हम प्रीवियस क्वेश्चन जब देखेंगे तो इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और संभावित है कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आरआरबी का उसमें पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब बल तथा गति के नियम, बल तथा न्यूटन का गति का नियम। तो इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या होगा, संवेग आएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत आएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी कवर करेंगे। तो जितने भी आरआरबी के कैंडिडेट हैं, आप बढ़िया से इस चैप्टर को कंसेप्ट बना लें, आपको हर हाल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किसी न किसी का सेट में मिलेगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई लोग। जितने भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, बढ़िया से करिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं, आपको मिलेगा। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ के बारे में जानकारी लेंगे, और जो भी कंसेप्ट होगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको, सारा एक एक करके आपको सॉल्यूशन देंगे, और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट पर, जो इस न्यूटन के गति का नियम में जो है उसको हम लोग कर लेते हैं पहले। आइए हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे, और बहुत आसानी से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो हमारे आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन आपको देंगे अभी, और उसको सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट की आवश्यकता होगी। नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बनाएंगे हम तो क्वेश्चन रटने वाली बात हो जाएगी, जो हम लोग एग्ज़ाम में जो उतना लाभदायक नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन हम लोग करेंगे लेकिन कंसेप्ट के साथ करेंगे। अगर हम 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करते हैं तो हमारा कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए, अगर 200 क्वेश्चन भी हमारे सामने आता है तो वो 200 क्वेश्चन बनाने की क्षमता होनी चाहिए हमारे पास। उसको बोलते हैं हम लोग स्टडी, उसको बोलते हैं हम लोग कंसेप्ट। तो विद्यार्थीगण, हम लोग इसी तरीक़े से पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के पहले, न्यूटन के गति का नियम पढ़ने से पहले सबसे पहले चर्चा करेंगे हम बल का। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बल का। व्हाट इज़ फोर्स, बल क्या है, बल क्या है। बल वह भौतिक राशि है, बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। ये बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है, जो प्रीवियस मतलब जूनियर क्लासेस में देखने को मिल जाता है, 6, 7, 8, 9, 10 में बहुत अच्छे से यही परिभाषा मिलता है। तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु पर अगर आरोपित हो गया तो उस वस्तु की स्थिति या अवस्था दोनों में परिवर्तन करने की कोशिश करता है या कर देता है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर ये वस्तु है यहाँ पर, मान लीजिए इस तरह से है, ये m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, और इस वस्तु में अगर बल लगा दिए हम F बल लगा दिए इस दिशा में, तो इस वस्तु में क्या होगा विद्यार्थीगण, इस वस्तु में एक ऐसा कंडीशन आएगा जब वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा कंडीशन आएगा जब बल लगाएं तो वस्तु क्या हो गया, यहाँ तक आ गया, वस्तु क्या हो गया, अब यहाँ तक वस्तु आ गया। ये वस्तु m द्रव्यमान का था तो वस्तु यहाँ तक चला गया, वस्तु यहाँ तक चला गया, तो ये वस्तु वहाँ तक जब शिफ्ट हो गया तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हुआ, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो बल लगा तो हुआ, एक परिभाषा के रूप में। दूसरा कंडीशन देखते हैं, हम इस वस्तु पर इतना कम बल लगाएं जो इसमें G लगा हुआ है, या G बोल सकते हैं, mg नीचे भार लगा हुआ है, जिसके कारण अपना ये जड़त्व का स्थिति में है। जड़त्व बताएंगे अभी क्या है, जड़त्व की स्थिति में है, या घर्षण बल लगाया हुआ यहाँ पर, जिसके कारण हम इतना कम बल लगाएं कि ये वस्तु आगे नहीं विस्थापित हुआ, आगे नहीं गया।
तो इस प्रकार से बोलेंगे कि वस्तु की अगर स्थिति या अवस्था में परिवर्तन हुआ या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है तो उसको बोलेंगे हम कि बल है। तो उसी को बोले बल। बल हम अभी पढ़ेंगे, बल का विशेष करके चर्चा होगा। बल को हम सूचित करते हैं एफ से। अगर फार्मूला के रूप में देखेंगे तो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। और बल को सूचित करते हैं एफ से। एफ बराबर होता है एम ए। और इसका एसआई मात्रक का बात करेंगे तो एम का एसआई मात्रक हो जाता है केजी और त्वरण का एसआई मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो एसआई यूनिट बन के निकल रहा है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कभी कभी क्या करता है, स्क्वायर को ऊपर कर देता है, केजी मीटर प्रति सेकंड, ये ऐसा कर देगा, स्क्वायर ऐसा कर देगा। और बीमा का बात कर लेंगे तो बीमा का इसका बात करें, डायमेंशन का बात करेंगे तो केजी के लिए आएगा एम और ये मीटर के लिए आएगा एल और समय के लिए आएगा टी पावर -2। ये बीमा निकल गया। और राशि का बात करेंगे तो ये सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है क्योंकि बल एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है। वह राशि जिसके पास दिशा के साथ साथ परिमाण है। परिमाण मतलब कितना बल लगाएं, 5 न्यूटन का बल लगाएं। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है। न्यूटन साहब के नाम पर न्यूटन बोला गया। न्यूटन साहब के नाम पर इसका एसआई यूनिट जो बनता है वो न्यूटन बनता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। फिलहाल इतना याद रखेंगे, बल का ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इस अब जड़त्व के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं जड़त्व क्या है। सबसे पहले जड़त्व जो है निर्भर करता है वो द्रव्यमान पर। जड़त्व जो निर्भर करेगा द्रव्यमान पर, सबसे पहले इसको कंसेप्ट में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। जड़त्व समानुपाती होता है द्रव्यमान का। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होगा जड़त्व उसी पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। जड़त्व जो होगा द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व समानुपाती होता है द्रव्यमान का। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर द्रव्यमान का मान बढ़ता है तो जड़त्व का मान बढ़ेगा, और द्रव्यमान का मान अगर कम होता है, कोई कम द्रव्यमान वाली वस्तु है तो उस वस्तु में जो जड़त्व होगा उसका कम होगा। विद्यार्थीगण, अब जड़त्व है क्या इसको जानेंगे। तो जड़त्व का परिभाषा बता रहे हैं, इसका कथन स्टेटमेंट बता रहे हैं कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगा, कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में करते रहेगा। ये जड़त्व है, ये इनर्शिया है। गैलीलियो साहब ने जड़त्व का कंसेप्ट दिया था। तो इसको पूरी और भी इसमें कुछ कमी रह गया जिसको पूरा करके दिया सर आइजैक हमारे न्यूटन साहब ने, जो न्यूटन का गति का पहला नियम बना। तो अभी जड़त्व के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, न्यूटन का पहला नियम पर चलेंगे, यहीं से चलेंगे। जड़त्व का कहने का मतलब एक अगर बस है और एक कार है तो दोनों में जड़त्व किसका होगा? जड़त्व होगा बस का। क्यों विद्यार्थीगण? क्योंकि बस का द्रव्यमान ज़्यादा है, और अभी हम बताएं कि द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। तो एक बस का द्रव्यमान ज़्यादा है एक कार की तुलना में। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि एक बस का द्रव्यमान, एक बस का जड़त्व और एक कार का जड़त्व दोनों में किसका अधिक होगा? तो विद्यार्थीगण याद रखेंगे, अधिक जिसका द्रव्यमान होगा उसका ही जड़त्व अधिक होगा, उसका ही जड़त्व अधिक है। जड़त्व बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर गति में है तो गति में रहेगा, और विराम में है तो विराम में रहेगा। ये जड़त्व का कंसेप्ट है। और जड़त्व डायरेक्ट निर्भर करता है द्रव्यमान पर। एक लोहे की गेंद और एक रबर की गेंद, दोनों में जड़त्व किसका अधिक होगा? लोहे की गेंद। कम किसका होगा? रबर के गेंद का। तो ये हमारा जड़त्व का थोड़ा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल यही कंसेप्ट है, इसी पर क्वेश्चन बनते हैं। यही गैलीलियो साहब ने इनको ये दे पाए, लेकिन नियम के रूप में इनको नहीं कन्वर्ट कर पाए थे, थोड़ा सा कमी रह गया, जिसको सर आइजैक न्यूटन साहब ने आगे जाकर के इसको क्लियर किए हैं और उसको नियम के रूप में दे दिए हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं न्यूटन का नियम, जो सर आइजैक न्यूटन साहब ने दिए 3 नियम हैं। आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं न्यूटन का गति का नियम। जो 3 नियम दिए हुए न्यूटन साहब ने अपने प्रिंसिपिया बुक में 1687 ईस्वी में न्यूटन साहब ने तीनों नियम का जिक्र किए थे। 1687 ईस्वी में न्यूटन साहब ने प्रिंसिपिया बुक में तीनों नियम का जिक्र किए हुए। ये नियम है क्या? पहला नियम का चर्चा करते हैं हम।
पहला नियम का अगर बात करेंगे, पहला नियम का बात करेंगे तो बोलता है कि सबसे पहले आसान भाषा में समझिए इसको, उसके बाद कथन बताएंगे कि देखेंगे कि कोई भी वस्तु है, देख मान लीजिए विद्यार्थीगण ये मेरा वस्तु है, ये वस्तु है और ये रखा हुआ इस तरह से, तो ये अगर विराम की स्थिति में है, अगर ये विराम की स्थिति में है तो विराम में ही रहेगा। कब तक? जब तक इस पर बाहरी बल लगाया नहीं जाए। अगर बाहरी बल लगा देंगे तो ये विराम में नहीं रहेगा, उठ के वहाँ चला गया, दूसरा हम बल लगा देंगे उठा के ले जाएंगे तो खत्म हो गया, कंडीशन नहीं लगेगा। लेकिन न्यूटन साहब बोले अपना नियम में कि अगर कोई वस्तु विराम में है, कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल लगे नहीं। ये कंडीशन नहीं जोड़ पाए थे गैलीलियो साहब ने, पूरी अच्छा से क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन न्यूटन साहब ने बोले कि ये विराम में कब तक रहेगा? जब तक इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करे तबे तक रहेगा, नहीं कंडीशन खत्म, नियम खत्म हो जाएगा, नहीं लग पाएगा। तो ये वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा, कंडीशन एक उसी में। अथवा अगर कोई वस्तु गति कर रहा है, कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। जैसे एक ट्रेन चल रही है तो चलते रहेगी, न्यूटन साहब के अनुसार, पहला नियम के अनुसार कोई ट्रेन अगर चल रही है तो चलते ही रहेगी। कब तक चलते रहेगी? जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। अगर बाहरी बल, ब्रेक लगा दिए बाहरी बल तो ट्रेन रुक जाएगी। फिर घर्षण लगा, हवा का घर्षण लगा तो भी धीरे धीरे रुक जाएगी। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा है उसके कारण रुक जा रही है। तो वो सब कंडीशन नहीं होना चाहिए, तब न्यूटन का पहला नियम हमारा एप्लीकेबल होगा, तब न्यूटन का पहला नियम हमारा एप्लीकेबल होगा। अब कथन क्या बोलते हैं कि प्रत्येक वस्तु विराम की स्थिति अथवा गति की स्थिति या अवस्था बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। विद्यार्थीगण, कि प्रत्येक वस्तु विराम की स्थिति में या गति की अवस्था में बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगे नहीं। अगर विराम में है तो गति में आ जाएगा, और कोई वस्तु गति कर रहा है और उसको बाहरी बल लगा देंगे, मान लीजिए ब्रेक लगा दिए, जा रहा था, ट्रेन जा रही थी, अब 100 का स्पीड है, उसको ब्रेक लगाई, अब आ गया 80, 40, 50, तो उस समय जो बाहरी बल लग गया तब फिर कंडीशन नहीं लगेगा। बोल रहे न्यूटन साहब बाहरी बल नहीं लगना चाहिए। तो न्यूटन का पहला नियम यही था, पहला नियम यही था। इसीलिए इस नियम को पूरा क्लैरिफाई किए, डिक्लेयर पूरा बढ़िया से समझा दिए न्यूटन साहब ने कि बाहरी बल नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में जब नहीं लगेगा तो पूरा परिभाषा भी सूटेबल हो गया कि हाँ भैया, कोई वस्तु अगर विराम में है तो विरामे में रहेगा, और गति में तो गति में रहेगा। जब उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। उसको अगर छेड़छाड़ कर दिया तो फिर से नियम हो जाए खत्म, तो नियम नहीं लगेगा फिर कंडीशन। न्यूटन साहब बोले हम बुरा मान जाएंगे। बोला नहीं ठीक है, आप जो बोल रहे हैं चलिए, वो सिर्फ रिटेन के लिए है, ऐसा कंडीशन हो नहीं पाता यहाँ, क्योंकि गुरुत्वीय बल है, घर्षण बल है, सब चीज़ संभव है। फिर उसको लैब में कहीं टेस्ट करके किया होगा, वो अलग बात है। लेकिन बात हमारा यह है कि जड़त्व का नियम इसको बोला जाता है। इसको न्यूटन के गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन के गति का पहला नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, याद रखेंगे इसको। और न्यूटन का गति के पहला नियम से बल की परिभाषा का पता चलता है, पहला नियम से बल का परिभाषा का पता चलता है। परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ फोर्स देता है कौन? न्यूटन का पहला नियम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का पहला नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन के पहला नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। विद्यार्थीगण, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। न्यूटन का पहला नियम बोलता है कि देखेंगे कोई भी बस में अगर सवारी बैठा हुआ है, बस जब अचानक खुलती है तो हमारा माथा जो है, हमारा जो सर है वो पीछे टकरा जाता है। जैसे हम ऐसे बैठे हैं, बस अचानक खुली तो मेरा बॉडी तो विराम में है, मेरा बॉडी विराम में रहना चाहती है, लेकिन जो कमर जो है, ये जो नीचे वाला पोर्शन जो है वो हमारा सीट से कॉन्ट्रैक्ट, तो सीट आगे जाएगी तो हमारा आगे पोर्शन आगे जाएगा, तो शरीर आगे जाना चाहता है। लेकिन ये विराम में, ये विराम ऐसा विराम में है, तो ये विराम में रहना है। तो सीट जब आगे निकला तो टप से पीछे लग जाता है सीट में जाकर के, ये विराम में रहना चाहता है। तो न्यूटन का पहला गति का पहला नियम का ये जो उदाहरण है कि अगर बस के अचानक खुलने से सवारी, किसी भी पैसेंजर का, किसी भी के सवारी का जो है वो सर या माथा टकरा जाता है पीठ, ये सीट के पीछे, क्योंकि जड़त्व के कारण, क्योंकि वो अपना विराम में रहना चाहता है।
फिर दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी आदमी, वस्तु नहीं आदमी, अगर पैसेंजर सवारी यात्रा कर रहा है चलती हुई बस में, और जब बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हमारा माथा आगे की ओर क्यों टकरा जाता है सीट में? जब बस चल रही ब्रेक लगाया, फट से आगे लग जाएगा, डूब से आगे लगेगा जाके, देखेंगे लगता है आपको। अचानक ब्रेक लीजिए, 2 चक्का गाड़ी में किसी को बैठा लिए पीछे और चला रहे हैं, जा रहे हैं, अब अचानक आया ब्रेकर, आया ब्रेक लिए, पीछे वाला बॉट से आपको मुड़ी में मारेगा ठप। इस कंडीशन में क्या था? गति का जड़त्व था। जब अब 2 व्हीलर या बस अचानक चल रही रोड में, अचानक ब्रेक लगाया तो बस हमारा तो शरीर गति में था, लेकिन माथा सब पूरा गति में है, पूरा शरीर गति में है। तो गति में है तो पूरा जब गति में है तो नीचे जैसे ब्रेक लगाएं, ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन गाड़ी के साथ या बस के साथ ब्रेक लगाने के बाद विराम की अवस्था में आना चाहता है। ये विराम है लेकिन ये गति में है, तो ये गति में रहने के कारण आगे चला जाता है और आपको चोट लगेगा, आगे जाकर ठपाक। ये कंडीशन गति का जड़त्व के कारण ब्रेक लगाने से चलती हुई बस में हमारा जो माथा है, हमारा जो सर है, आगे टकरा जाता है। इस तरह का उदाहरण आपको मिलते रहेगा, बस कंसेप्ट हम लोग समझेंगे कि क्या कहानी था। नेक्स्ट चलेंगे दूसरा नियम, गति का जो दूसरा नियम है। गति का जो दूसरा नियम न्यूटन साहब ने दिए, न्यूटन साहब ने संवेग पे आधारित दिया। संवेग के आधारित पर ये न्यूटन साहब ने हमारा दूसरा नियम दिया। तो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम पढ़ने से पहले संवेग पढ़ लेंगे कि संवेग है क्या। तो संवेग हम लोग सबसे पहले जानेंगे, संवेग पर आधारित है या संवेग पर आधारित है तो इसको संवेग का नियम कहते हैं। न्यूटन के दूसरा गति नियम को संवेग का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि संवेग पर आधारित ही है। अभी हम देंगे इसको ये जब इसका स्टेटमेंट तो पता चलेगा कि क्यों संवेग का नियम कहते हैं। संवेग का दूसरा नियम को बोला जाता है, संवेग का नियम न्यूटन के दूसरा गति का नियम को बोला जाता है। तो संवेग को सूचित करते हैं पी से, और ये संवेग बराबर होता है किसी भी वस्तु के गति को, मात्रा का जो व्यक्त करता है उसको संवेग बोलते हैं। अमाउंट ऑफ मोशन को जो डील करे वो मोमेंटम कहलाता है, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम बोलते हैं। संवेग को पी से सूचित किया जाता है और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। और संवेग को सूचित करते हैं पी से, द्रव्यमान को एम से, वेग को भी से। तो ये संवेग का जो हमारा फार्मूला निकल के आया P बराबर mv, तो यहाँ से निकल के आया। और इसका जब SI मात्रा का बात होगा तो kg, द्रव्यमान का kg, वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो SI मात्रक निकल के आ गया kg मीटर प्रति सेकंड। संवेग का SI मात्रक आ गया, संवेग का SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड, और यह सदिश राशि होगा, तो यहाँ से संवेग का जो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था। बीमा निकालेंगे तो ml t इनवर्स 1 हो जाएगा। बीमा अगर बात करेंगे m होगा, l होगा, t ऊपर चला जाएगा सेकंड तो -1 हो जाएगा। तो ये बीमा निकल के आ जाएगा हमारा संवेग का। संवेग गति की मात्रा को बताता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग करते हैं और p से सूचित करते हैं संवेग को mv। अब चलते हैं न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या है। न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या है? न्यूटन साहब बोलते हैं कि एक वस्तु है, ये वस्तु है, हम देखेंगे न्यूटन साहब बोलता है कि ये सरफेस है, इस यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, इस तरह से ये वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु है, इस पर हम बल लगाएं, F बल लगा दिए, मान लीजिए F बल लगाएं, हम इस दिशा में लगाएं। वस्तु क्या हुआ, यहाँ से उठ करके वस्तु अब यहाँ आ गया, वस्तु उठ करके अब क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। इस कंडीशन में क्या हुआ, जब वस्तु यहाँ से उठ करके यहाँ चला गया तो शुरू में तो इसके पास एक वेग आया होगा, इसके पास एक वेग आया होगा, और यहाँ से उठ करके अपना जब स्थान को परिवर्तन किया, दूसरा स्थान पर जा रहा है तो कुछ समय लिया होगा जाने में, और समय लिया होगा t। मान लीजिए यह समय लिया t, ले लिया समय t, समय में ये वस्तु यहाँ चला गया और इस समय इसके पास वेग बन गया v, इस समय इसके पास वेग बन गया v। तो बोलता है कि इस समय किसी भी वस्तु पर अगर हम बल लगाएं F तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा, वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा, और वह परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष होगा। तो संवेग अगर इसका बात करेंगे तो mu होगा, अगर यहाँ का संवेग का बात करेंगे तो mu होगा, नहीं तो अगर P1 के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर P1 होगा और यहाँ पर हो जाएगा P2 संवेग।
ये संवेग हो गया। और ये क्या बता रहा है कब हुआ संवेग? एफ देने पर हुआ, एफ देने पर हुआ संवेग। तो एफ देने पर ये दो संवेग आया, किसके रिस्पेक्ट में आया? टी के रिस्पेक्ट में आया, टी के रिस्पेक्ट में संवेग आया। तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम माइनस शुरुआती। तो परिवर्तन जो निकालेंगे P2 और ये माइनस कर देंगे P1, और किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में आया। तो ये क्या आया? बल लगाने से आया था, संवेग आया। तो बोलता है किसी भी वस्तु में जब बल आरोपित किया जाता है, जब बल लगाया जाता है, बढ़िया से समझिए, न्यूटन का दूसरा नियम बता रहे हैं आपको बढ़िया से, एकदम आसान भाषा में। किसी भी वस्तु पर हम बल लगाएं, एफ लगाएं, तो इसका संवेग मान लीजिए P1 था, एम और यू का गुणनफल संवेग हो, द्रव्यमान और वेग, और कुछ देर के बाद टी समय के बाद इसका संवेग हो गया P2। तो संवेग में परिवर्तन होगा कब? P2 माइनस P1। किसके सापेक्ष होगा? समय के सापेक्ष होगा। तो बोलता है जो बल लगाएं तो संवेग में जो परिवर्तन की दर है, संवेग में परिवर्तन की जो दर होगा वह आरोपित बल के समानुपाती होगा, वह आरोपित बल के समानुपाती होगा विद्यार्थीगण, वह आरोपित बल के समानुपाती होगा। यही होगा न्यूटन का दूसरा नियम, यही होगा न्यूटन का दूसरा नियम, कि किसी भी वस्तु पर जो बल लगाया गया और बल लगने से इसके संवेग में जो परिवर्तन आया, वह संवेग में परिवर्तन जो दर है वो बल के समानुपाती है, यह बल के समानुपाती है। अब इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा के चलते हैं, और थोड़ा हम बढ़ा के चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। F बराबर F समानुपाती जो हम लोग का P2 माइनस P1 बटा T आया, ये हम लोग का भी आया। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो F समानुपाती P2 को लिख सकते हैं M भी, क्योंकि अंतिम वेग के कंडीशन में था संवेग, और ये हो गया mu, और यहाँ से T आ गया। F समानुपाती M दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, V माइनस U बटा T, यहाँ से F समानुपाती M और V माइनस U बाई टी को, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन हमारा ये जो बना है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। V माइनस यू अपॉन टी को त्वरण बोलते हैं। तो ये निकल के आया ma, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, और जब समानुपाती हटाते हैं बराबर का साइन के ma, फाइनली जो हम लोग का फार्मूला जो रूप में आता है, फाइनली जो आता है k का मान 1 लेने पर F बराबर ma, कब? k बराबर 1। तो F बराबर ma जो हम लोग का निकल के आया, ये कौन सा नियम से आया? ये न्यूटन के दूसरा नियम से निकल के आया। F बराबर ma जो बल का व्यंजक है, आप लोग इतना नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दीजिए, लेकिन F बराबर ma पूछता है क्वेश्चन कि बल का दूसरा नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल का दूसरा नियम से हम लोग को प्राप्त होता है बल का व्यंजक, बल का सूत्र, बल का डेरिवेशन, बल का एक्सप्रेशन, फोर्स ऑफ एक्सप्रेशन। फोर्स किसका? फोर्स का एक्सप्रेशन दे देगा दूसरा नियम। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो बॉल कैच करते समय हाथ को नीचे कर लेता है, हाथ को ऐसे खींचता है। ध्यान से समझेंगे, एक क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को जब कैच करता है, गेंद को जब कैच करता है, तो वो ऐसे हाथ नहीं रखता, गेंद को पीछे की ओर करता है विद्यार्थीगण। गेंद को जब पीछे करेगा तो यहाँ पर जो कैच करने का समय था अब यहाँ पर ले आया, तो इतना तो समय बढ़ा ना, तो समय तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया कैच करने में, यहाँ ले आया तो समय का मान बढ़ा दिया। तो समय का मान जब बढ़ा लेगा, जब समय का मान थोड़ा सा बढ़ा लिया है, तो समय का मान जब बढ़ा लेगा उस समय ये व्युत्क्रमानुपाती है, इस समय बल जो है कम लगेगा, चोट हमको कम लगेगा, इसीलिए नीचे खींच लेता है, इसीलिए नीचे खींचा। संवेग में जो परिवर्तन होगा उस समय इफेक्टिव हो जाएगा, संवेग परिवर्तन उस समय कम हो जाएगा बल बढ़ने से, बल बढ़ने से नहीं, सॉरी, समय बढ़ने से। समय का मान जब बढ़ जाएगा तो बल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जो प्रतिक्रिया बल लगेगा बॉल के द्वारा, इसीलिए क्रिकेट खिलाड़ी हाथ को पीछे कर लेता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम संवेग से देख रहे हैं, संवेग से रिलेशन दे रहा है, और संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है वो समानुपाती बल का होता है, बल के समानुपाती संवेग परिवर्तन की दर है। यहाँ से हम लोग का बल का ये व्यंजक प्राप्त होता है, न्यूटन के दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, न्यूटन के पहला नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम को संवेग का नियम कहते हैं, क्योंकि संवेग पर आधारित है। तो यही वाला कंसेप्ट हमारा न्यूटन का दूसरा नियम है।
यही वाला हमारा न्यूटन का दूसरा नियम है। इतना दूसरा नियम है विद्यार्थीगण। अब हम लोग चलेंगे न्यूटन का तीसरा नियम, जो बहुत ही आसान है। आइए थोड़ा सा न्यूटन का तीसरा गति नियम के बारे में जानते हैं। न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल होगा। बस मतलब अगर हम इसमें बल लगाएंगे, अगर इसमें हम इधर क्रिया करेंगे, क्रिया मतलब वर्क, एक्शन, एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, वो रिएक्शन देगा। अगर हम 50 न्यूटन का इधर एक्शन बल, एक्शन फोर्स दे रहे हैं, क्रिया बल दे रहे हैं, तो प्रतिक्रिया बल भी 50 न्यूटन होगा। तो क्रिया के विपरीत मतलब एक वस्तु पर अगर हम 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं विद्यार्थीगण, तो ये वस्तु भी अंदर से प्रतिक्रिया बल देगा, अगर ये F इधर लग रहा है तो ये भी इधर एक बल लगाएगा F करके, प्रतिक्रिया बल देगा, जो होगा 50 न्यूटन, ये भी होगा 50 न्यूटन। दोनों बराबर होते हैं। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल होते हैं, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। एक अगर इस दिशा में लग रहा है तो दूसरा इस दिशा में लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। और बल कभी भी अकेले नहीं लगता है, कोई भी बल हो, बल कभी भी अकेले नहीं लगता है। अगर हम बल लगाएंगे तो उधर से एक बल देगा। पृथ्वी पर जब चलते हैं तो नीचे एक हम अपना बल जो लगाते हैं, पृथ्वी ऊपर से बोलता है उधर जाओ ऊपर, तो हम लोग जब चलते हैं तो नीचे धक्का देते हैं, तो पृथ्वी रिएक्शन फोर्स देती है, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल देती है। जैसे अगर नाव में देखते, नदी के किनारे या आप किसी भी तालाब में या किसी भी डैम जाते हैं, तो नाव में अगर नाव से जो किनारा में नाव से अगर नीचे उतरते हैं या उछल जाते हैं, नाव से तट पर आते हैं, तो आप आएंगे तट पर, लेकिन नाव चला जाएगा तट की आगे, पीछे की ओर। हम इधर आएंगे, तट की ओर आएंगे, तो तट से दूर चला जाएगा नाव। किसके कारण? न्यूटन के तीसरा गति नियम के कारण, क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल काम करता है और दोनों विपरीत दिशा में काम करता है। न्यूटन का ये तीसरा नियम है। हमारा ये तीसरा नियम कंप्लीट हुआ। समवेग भी कंप्लीट किए, जड़त्व भी कंप्लीट किए, थोड़ा सा कंसेप्ट था, और हम लोग बल का परिभाषा ये सब जान गए बहुत अच्छा तरीके से। अगर बढ़िया से नहीं पढ़े फिर से देख सकते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए विद्यार्थी का एकदम पानी क्वेश्चन कर देंगे, एकदम मरोड़ के रख देंगे क्वेश्चन को। न्यूमेरिकल रहे, ऑब्जेक्टिव रहे, कुछ भी क्वेश्चन रहे, बनाएंगे इसको, बनाएंगे। चलिए आइए चलते हैं अब न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है और किस तरह से हम लोग कंसेप्ट अभी तैयार किए, इस पर क्वेश्चन कैसे हम लोग का बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसको हम लोग देखते हैं। और रेलवे का क्वेश्चन रहे, से किसी का क्वेश्चन रहे, हम लोग के पास एक कंसेप्ट है, बढ़िया से बनाएंगे। चलिए चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की और न्यूमेरिकल की। आइए विद्यार्थीगण, हम लोग जितने भी कंसेप्ट बनाए अभी न्यूटन का नियम से, बल, जड़त्व, संवेग, और ये हम लोग का जितना भी कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। अब ये इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल जो सेट किया रेलवे ने या पूछा है, किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से अराइज किया हुआ है, देखते हैं हम लोग। आइए चलते हैं और बनाते हैं, देखते हैं कितना हम लोग को कंसेप्ट है, इसको चेक करते हैं। और आप लोग भी एकदम तैयार रहिए, एकदम क्वेश्चन बनेगा विद्यार्थी का, एकदम क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। आपका कंसेप्ट बढ़िया है तो बढ़िया से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? विद्यार्थीगण, न्यूटन का पहला नियम का बात कर रहा है। न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था या गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में चल रहा है तो गति में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे, जब तक उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करे। छेड़छाड़ कर देंगे विद्यार्थीगण, न्यूटन का नियम भंग हो जाएगा। न्यूटन साहब गुस्सा मच रहा है, मेरे नियम को भंग कर रहा, कायदे में रहो, कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे। चलिए विद्यार्थीगण, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है? न्यूटन का पहला नियम विद्यार्थीगण, न्यूटन का पहला नियम देखें, ये स्टेटमेंट से क्या बोल रहा है कि जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। जब पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तो न्यूटन का पहला नियम लगा ही कहाँ? न्यूटन का पहला नियम चलाना बंद कर देते हैं तो ये तो गति में होना चाहिए था, तो नहीं लगा पहला नियम। ये पहला स्टेटमेंट इस मैच नहीं कर रहा है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है।
क्या ये न्यूटन का पहला नियम बोलता है? बिल्कुल नहीं बोलता है। न्यूटन का पहला नियम से कोई रिलेशन ही नहीं। अगर दूसरा नियम का बात करता तो उसमें उदाहरण के रूप में, एप्लीकेशन के रूप में हो सकता, लेकिन ये पहला नियम है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। विद्यार्थीगण, जब बस में बैठे होते हैं और अचानक शुरू होता है तो हमारा जो शरीर है वो विराम की अवस्था में रहता है। हमारा शरीर जो है विराम की अवस्था में रहता है ये पूरा, लेकिन जो सीट से कांटेक्ट में रहता है हमारा कमर, और सीट जब आगे बढ़ेगा, जब बस चलेगी तो सीट भी चलेगा, तो ये गति में आएगा, ये गति में आएगा, लेकिन ये तो विराम में रहेगा। तो विराम में रहने के कारण सीट ऊपर से बोलता है मर दे, पीछे है, तो मारता है टपक से। सीट पीछे वाला जो गति में आ जाता है वो बस के साथ, और ये विराम में रहना चाहता है तो ये विराम की वजह से, विराम का जड़त्व की वजह से मार देता है पीछे, जो गति का पहला नियम बोलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बन के निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन के निकल जाएगा। रॉकेट लॉन्च करना, ये भैया ये पहला का नहीं है, ये रॉकेट लॉन्च करने वाला हमारा सेकेंड का बात करेगा, सेकेंड नियम का बात करेगा। विद्यार्थीगण, ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है, ये कंसेप्ट बना करके कैसा बनाने में लग रहा है। विद्यार्थी बहुत मेहनत करना पड़ता है क्वेश्चन में नहीं, सेटअप में। क्वेश्चन तो मेरा ये है मेमोरी में, क्वेश्चन आंसर ये सब बहुत दिन से किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चलते हैं विद्यार्थीगण, और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या देखे रखा है, और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या देके रखा है। थोड़ा सा छोटा हो जा। चलिए विद्यार्थीगण, अब हम लोग चलेंगे, बढ़िया से क्वेश्चन बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम आने वाला है नहीं, आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। एकदम बढ़िया से रहिए, मिजाज रहिए, खुश रहिए, एकदम खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो 10 लोग और खुश रहेगा, उदास रहेंगे तो भी रहिए क्या यार। खुश रहिए विद्यार्थीगण, मेरे भाई लोग सब खुश रहिए, खुशी खुशी रहिएगा। एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं रहेगा, एकदम बढ़िया से एग्ज़ाम निकल जाएगा, अब नौकरी में आ जाएंगे, रेलवे में आएंगे, अब हमारा फैमिली बनेंगे, आके रेलवे मेंबर में आइए, आपका स्वागत है, एकदम वेलकम है, मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन नंबर 2, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह डैश के कारण होता है। विद्यार्थीगण, ये पेड़ है, अब पेड़ की शाखा मतलब डाली, मान लीजिए ऐसे हिला दिए, तो ये हिला दिए, तो ये हिला देंगे तो सारे पत्ती कांटेक्ट में था ना, इसके संपर्क में था, ये डाली के साथ संपर्क में पत्ती है, इधर भी पत्ती, इधर भी पत्ती है सब। अब जब अचानक इसको हिला देंगे, आप डाली को या कोई पेड़ को, बदमाशी करता ना लोग, बहुत लोग देखते हैं, बच्चा लोग या कोई आम फला हुआ छोटा सा पेड़ है, गया इधर से हिला दिया, गिर गया पका हुआ। तो इस तरह से जब हिला दिए तो आम जो कांटेक्ट में था वो विराम की स्थिति में था, और अचानक गए आप और इसको हिला दिए तो वो विराम में ही रहना चाहता है, ये गति में आ गया तो कांटेक्ट छूट जाता है, वहाँ से झटका लगता है, टूट के नीचे गिर जाता है। तो जड़त्व के कारण, कौन सा जड़त्व के कारण? विराम का जड़त्व के कारण। यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, जिसका जो आंसर बनेगा मुक्त पालन, नो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वेग नहीं होगा, जड़त्व होगा, आंसर जड़त्व होगा विद्यार्थीगण, आंसर जड़त्व होगा, इनर्शिया। आवेग का कोई भी यहाँ कंसेप्ट है नहीं। इसका तरीका बता रहे हैं विद्यार्थीगण। अगर इतना नहीं समझ में आता है तो एक कंसेप्ट दे रहे हैं, छोटा सा बढ़िया सा ट्रिक टाइप का दे रहे हैं आपको, देखिएगा। अगर यहाँ तो जड़त्व दे दिया, ये विराम का जड़त्व भी दे सकता था, गति का जड़त्व भी दे, दोनों में से कोई आंसर होता तो ये होता विराम का जड़त्व। अगर जड़त्व में पूछता कौन सा जड़त्व, विराम का। 2 प्रकार के जड़त्व होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का, जो बताए थे आपको। कोई वस्तु विराम में रहेगा, और गति में है तो गति में रहेगा। विराम में है, विराम में रहना चाहता है, ये विराम का जड़त्व, और गति में कोई वस्तु है तो गति में ही करते रहेगा, वो गति का जड़त्व है। 2 प्रकार का जड़त्व था, इनर्शिया 2 प्रकार का था। तो इसका हम एक बता रहे ट्रिक कि विराम का जड़त्व कब होगा। कोई भी अगर पहले से ही विराम में है, अब उसको छेड़छाड़ कर रहा है, जैसे पेड़ का शाखा हिला दिया, पेड़ को हिला दिया, तब पत्ती टूट के अलग हो गया, फल टूट के अलग हो गया, तो वो गिरने से पहले जब हिला उसका, जब डाली जब उसको गया, बच्चा लोग ऐसे हिलाने गया, तो जब उसके कंडीशन के पहले, उसमें जो काम कर रहा है, जो बच्चा जब हिला रहा है, उसके पहले पेड़ किस अवस्था में था? पेड़ विद्यार्थीगण विराम की अवस्था में था, शाखा विराम की अवस्था में था। तो याद रखिएगा, शुरू में क्या कंडीशन था? विराम में, तो आंसर बनेगा विराम का जड़त्व। और जैसे बस अचानक चलना शुरू करती, चलने से पहले बस किस कंडीशन में थी? विराम में, तो आंसर बनेगा विराम का जड़त्व। दूसरा, बस चल रही थी और अचानक ब्रेक लगाने से, तो ब्रेक लगाने से पहले बस किस अवस्था में था? गति में था, तो आंसर बनेगा गति का जड़त्व के कारण। गति के जड़त्व के कारण हमारा मुंडी आगे टकरा जाता है उस कंडीशन में। तो ये ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन सोल्व। यहाँ पर आंसर हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व में भी विराम का जड़त्व होगा अगर देता आगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे
विद्यार्थीगण नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, विद्यार्थीगण संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपातित, इस नियम को क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण? संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर का बात किया जाता है। अगर संवेग परिवर्तन की दर का बात करते हैं हम लोग तो यहाँ से कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो निकल के आएगा, संवेग परिवर्तन की दर P2 माइनस P1, और दर का मतलब विद्यार्थीगण समय, और ये समानुपाती जो होता है, समानुपाती का बात करेंगे। समानुपाती का अगर बात कर रहे हैं विद्यार्थीगण, समानुपाती का बात करेंगे तो हम लोग बल के समानुपाती होता है, और यह बल के समानुपाती होता है विद्यार्थीगण। कौन सा नियम है विद्यार्थीगण, इसको बताइए कि बल जो है संवेग परिवर्तन की दर मतलब समय के समानुपाती है ये आरोपित बल। यह न्यूटन साहब का दूसरा नियम था। अभी अब आपको बताए हुए हैं, कंसेप्ट दिए में शुरू में, देख लीजिए इसको अगर कोई नहीं देख पाए तो यह जो नियम बनेगा न्यूटन का गति का पहला नियम, बिल्कुल नहीं। संवेग परिवर्तन, संवेग का नियम कहते हैं दूसरा को, तो ये पहला नियम आएगा कहाँ से? नहीं आएगा। संवेग जब लिख के दिया है तो पहला नियम का जिक्र नहीं होगा। न्यूटन का गति का चौथा नियम है ही नहीं। तीसरा नियम न्यूटन का गति का दूसरा बिल्कुल बनेगा, दूसरा नियम बनेगा विद्यार्थीगण। और न्यूटन का गति का तीसरा नियम प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया का नियम देता है। तीसरा नियम देता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ से आंसर बन के निकल जाएगा विद्यार्थीगण हम लोग का C नंबर। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन विद्यार्थीगण, बढ़िया लग रहा है एकदम। बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके। मेहनत बहुत कर रहे हैं आप लोग भी, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं विद्यार्थी, सब चीज़ करना पड़ता है अकेला, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। हम बनाएंगे मान लीजिए 25 क्वेश्चन, तो क्षमता होना चाहिए कि 250 क्वेश्चन कवर करें। और 250 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 25 क्वेश्चन बन रहा है विद्यार्थीगण, तो वो पढ़ाई का मतलब क्या है? वैसा पढ़ाई मत पढ़िए। 250 क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में, 25 मान लीजिए जब सॉल्व किए, वैसा नहीं। 25 पढ़िए, 250 500 बनाइए, उसको बोलते हैं स्टडी। बढ़िया से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। गति का दूसरा नियम जो संबंधित है बल का परिभाषा से, और रिलेशन जब पूछ देगा बल का परिभाषा जब, उसमें तो संवेग परिवर्तन आता है। तो गति का दूसरा नियम जो है वो संवेग के परिवर्तन से या संवेग से संबंधित है। दाब से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, दाब से नहीं होगा, दाब है ही नहीं है, दाब नहीं है। धक्का मुक्की ये भी नहीं है। ये जड़त्व नहीं, जड़त्व पहला नियम, ये बोलता तो पहला नियम, ये नियम जो है पहला नियम बनता, संवेग से संबंधित है। गति का दूसरा नियम बोलता है एफ जो होगा समानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1 बटा T, P2 माइनस P1 बटा T। और P2 माइनस P1 यही तो हमारा संवेग में परिवर्तन है, और दर मतलब समय है। तो यही तो जो संबंधित है संवेग से। और पहला नियम का बात करता तो जड़त्व से, तीसरा नियम का बात करता तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तीसरा नियम का बात करता था क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ये पहला नियम जड़त्व हो गया, दूसरा नियम पूछा था संवेग हो गया। देख रहे हैं क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन बनेगा। ये पूछा हुआ से प्रीवियस क्वेश्चन है आपका, रेलवे का ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं विद्यार्थीगण। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा कम हो जाओ। 5 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया? न्यूटन का गति का दूसरा नियम फिर से दे दिया, संवेग का नियम कहते हैं। आप देखते हैं क्या ऑप्शन बना रहे। 2 परस्पर प्रभावी वस्तु पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। 2 परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच के संबंधों की व्याख्या करता है। देखते हैं आगे। जड़त्व के नियम से जाना जाता नहीं, पहला नियम को जाना जाता है। जड़त्व का नियम को पहला नियम से जाना जाता है। बल के प्रभावों को समझने में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। यही तो आंसर बनेगा। बल के इफेक्ट को, बल के प्रभाव को ये समझाने में हेल्प करता है। न्यूटन का दूसरा नियम बल का व्यंजक देता है, दूसरा नियम बल का परिभाषा देता है, पहला नियम बल का नेचर का पता करता है, तीसरा नियम। और ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी नहीं, ऊर्जा संरक्षण के नियम नहीं जाना जाता है इसको नहीं जाना जाता है। ये कोई भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बात नहीं करता है। इसको बर्नौली कर देता तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का बात करते हैं। ये जो होता है आंसर ये बनता बर्नौली का बात करेंगे अब जब आएगा क्वेश्चन।
बर्नौली जब आएगा तब हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का बात करेंगे। छप्पर उड़ा देता है, तेज आंधी, तो उस समय कंडीशन में आएगा, उसका अलग से विशेष चर्चा करेंगे और बढ़िया से पढ़ें। क्वेश्चन सेट है, आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर अभी जो है जड़त्व का नियम का बोलता तो पहला नियम बोलता, लेकिन आंसर बनेगा बल के प्रभाव को समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विद्यार्थीगण। 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के नियम से भी जाना जाता है। को F बराबर ma कौन सा न्यूटन का नियम है? न्यूटन का कौन सा नियम आएगा विद्यार्थीगण जो F बराबर ma आएगा? डिराइव करके दिखा दिया। दूसरा नियम आएगा, दूसरा नियम आएगा विद्यार्थीगण, दूसरा नियम आएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आसान है, क्वेश्चन तो आसान है, ईजी है लग रहा है, लेकिन ये ऑप्शन देखिए आप क्या करता है, 2 नंबर को ए में रख दिया, कभी कभी 4 नंबर में कभी ऐसा दे देता है। तो ये बनेगा F बराबर ma, जो F है हमारा यहाँ पर F जो है बल है, m है द्रव्यमान, ये है त्वरण, ये है त्वरण, v माइनस u अपॉन t। बहुत बढ़िया से चर्चा हुआ है, बहुत अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 7 नंबर, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौट आता है? विद्यार्थीगण एक गेंद है, एक गेंद है, हम यहाँ पर मारेंगे तो ये मारेंगे, ऐसे गेंद गया, बल मारा, बल गेंद कुछ बल से दीवार पर लगा तो दीवार बोलता दे, इधर कौन ची आया तुम हमको मारने, बट ये भी मारता ठप से, हम मारेंगे एक चाटा, वो भी मारेगा एक चाटा। तो ये जो एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन गेंद दिया, दीवार बोलता है रिएक्शन ले, ये भी बोलता है जा, मतलब इधर से गया गेंद 50 न्यूटन से या 10 न्यूटन से, उधर भी 10 न्यूटन से, तो एक्शन क्रिया और उधर से प्रतिक्रिया दे दिया, उधर से प्रतिक्रिया, इधर से क्रिया, उधर से प्रतिक्रिया, बल दोनों बराबर होंगे, दोनों परिमाण में बराबर होंगे। 10 न्यूटन लग रहा है 10 न्यूटन होगा, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम बताता है विद्यार्थीगण, ये न्यूटन का तीसरा नियम बताता है। तो आंसर जो बनेगा यहाँ से तीसरा गति का नियम, तीसरा गति का नियम। पहला बल का परिभाषा, दूसरा व्यंजक, क्या बराबर ये डिफिनीशन बताता है, ये डिफिनीशन बताता है, और इधर तो है नहीं। तो अभी जो आंसर हमारा बन के निकल गया वो निकल गया विद्यार्थीगण 3 नंबर, तीसरा गति का नियम बन के निकल गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, चिंता वाली बात नहीं, बहुत मज़े से एकदम बढ़िया तरीके एंजॉय करके पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण, क्या हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन के तीसरे नियम के लिए सही है विद्यार्थीगण। तीसरा नियम का अगर बात कर रहा है तो तीसरा नियम क्या बोलता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। जैसे अगर हम इसमें 50 न्यूटन का बल लगाएंगे, हम लगा रहे हैं 50 न्यूटन का बल, ऐसे मारेंगे एक मुक्का करके, तो 50 न्यूटन का बल दिए तो ये भी हमको प्रतिक्रिया बल देगा 50 न्यूटन, तभी तो चोट लगता है हमको, ऐसे चोट झनझना जाएगा। तो वो लगाया 50 न्यूटन, हम मारे थे 50 से, तो वो भी प्रतिक्रिया दिया 50 का। तो सिस्टम 2, एक हम हुए सिस्टम निकाय और ये एक दूसरा निकाय, तो निकाय 2 लेकिन विपरीत दिशा में, तो बल एक ही निकाय पर लगता है, नहीं गलत होगा। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लगता है, ये भी नहीं होगा। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लगते हैं, सी नंबर आंसर होगा, सी नंबर आंसर होगा विद्यार्थीगण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? जैसे कि एक हम क्षेत्र रक्षक फील्डर क्रिकेट खेलते होंगे विद्यार्थी, क्रिकेट तो बहुत बढ़िया से खेलते होंगे, क्रिकेट का बात कर रहा है। क्रिकेट जब खेलते हैं तो एक फील्डर जो है अपना बॉल को कैच करता है, इस कंडीशन में कैच ना करके ये बॉल जैसे आएगा अपना ऐसे हैंड, अपना हाथ को पीछे की ओर कर लेगा, अपना बाह को पीछे की ओर कर लेगा। तो मान लीजिए बॉल यहाँ पर था, यहाँ पर कैच करना था, तो यहाँ पर ना कैच करके ये क्या करता है, ये क्या करता है, अपना बाह को, अपना हाथ को जो है वो पीछे की ओर ले जाता है, और यहाँ पर अपना हाथ को पकड़ लेता, बॉल को पकड़ता है हाथ से, यहाँ पर अपना पकड़ता है बॉल को। तो यहाँ से विद्यार्थी, यहाँ जो टाइम था उसके तुलना में मान लीजिए ये T1 था और यहाँ पर पकड़ रहा है तो T2, ये तो टाइम बढ़ा, टाइम थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ पर कैच किया तो खींच लिया, तो ये टाइम का मान बढ़ा। तो दूसरा नियम बोलता है हमारा कि F जो है बल जो लग रहा है समानुपाती होगा P2 - P1/T।
तो ये टी का मान जब बढ़ा देंगे हम लोग, टी का मान यहाँ ना करके यहाँ ले आए, समय थोड़ा सा बढ़ा दिए, तो बल का मान ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बल का मान हम जो बल लगेगा, वो झटका मारेगा, वो कम महसूस होगा। इसीलिए पकड़ते समय थोड़ा सा खींच लेते हैं हम लोग। तो यहाँ ना करके पूरा यहाँ समय जो बढ़ा, उस समय बढ़ने से बल का मान कम लगेगा। तो आंसर क्या बनेगा? क्यों अपना बाह को पीछे और करता है? तो आंसर जो बन के निकलेगा हम लोग का, आंसर जो बन के निकलेगा यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि वह घबरा गया। घबरा गया, ये घबरा गया क्या बात हो गया? घबरा जाएगा तो पीछे कर लेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती नहीं, लक्ष्य बनाएंगे तो मदद बनेगा यहाँ करके, यहाँ लक्ष्य बना रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। भैया लंबे समय बढ़ा तो बल कम का अनुभव करेगा। देख रहे हैं कंसेप्ट विद्यार्थी का? और क्योंकि इससे उस पर सतर्कता, ये सब कुछ नहीं है। ये जो आंसर बनेगा, ये जो हमारा आंसर बनेगा, ये 3 नंबर आंसर बन के निकलेगा। यही हमारा 3 नंबर आंसर बन के निकलेगा, सी नंबर ऑप्शन। विद्यार्थीगण यही हमारा ऑप्शन है, क्योंकि समय लंबा लिया, समय का मान बढ़ा, तो बल हमको जो लगेगा, चोट जो लगेगा, चोट उसी को बल बोलता है, कम लगेगा। और यहाँ ना करके यही पकड़ लीजिए, और पहले पकड़ लीजिएगा तो और जोर चोट लगेगा। समय कम हो जाएगा, समय यहाँ था, अब ऊपर पकड़ लिया, समय कम दे दिए आप, समय का मान कम कर देंगे, समय का मान कम कर बल ज़्यादा लगेगा। लेकिन क्वेश्चन जब पूछेगा इसी टाइप का, ऐसा ना करके यहाँ पर खींच रहे हैं, तो ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, ये है नाव, नाव पर एगो व्यक्ति जो है ये खड़ा है, यहाँ पर ये खड़ा है नाव पर। यदि वह नाव तट की ओर चलता है, मतलब यहाँ पर है नाव तट, यहाँ पर नाव तट है, ये नाव तट है, ये नाव तट है विद्यार्थीगण। ये नाव तट की ओर आ रहा है। जब नाव तट की ओर ये आएगा, ये आदमी जब नाव तट की ओर आएगा, यहाँ से नाव तट की ओर उछाल मारेगा, ये व्यक्ति आएगा इस दिशा में, ये व्यक्ति यहाँ से उछाल मारा, इस दिशा में आया, तो नाव किस दिशा में जाएगा विद्यार्थीगण? नाव तो तट से दूर जाएगा ना, नाव तो तट से दूर ही जाएगा ना, क्योंकि ये व्यक्ति, यदि वह नाव तट की ओर चलता है, ध्यान देंगे, वह मतलब वो व्यक्ति कहाँ चला? नाव तट। ये है नाव तट, ये नाव तट की ओर ये व्यक्ति आ रहा है, ये व्यक्ति नाव तट की ओर आ रहा है। तो तीसरा मोशन का जो नियम है, गति का नियम है, बोलता है कि यहाँ से अगर ये उछाल इधर मारा है, तो ये पैर से धक्का लगाएगा इधर की ओर, तो नाव जाएगा विपरीत दिशा में, इसका विपरीत दिशा में, ये आएगा इस दिशा में। मतलब इधर ये काम किया, क्रिया किया, प्रतिक्रिया पीछे की ओर, तो नाव तट से दूर चली जाएगी, एकदम चली जाएगी। नाव तट से दूर चले, स्थिर रहेगी नहीं, तट की ओर चली जाएगी। तट की ओर तो खुद जा रहा है ये, तो तट की ओर तो नाव कैसे जाएगा? डूब जाएगी, ये डूब जाएगी। ये तो आर्किमिडीज का बात है, डूबेगा कि क्या होगा, आर्किमिडीज साहब बताएंगे कि क्या डूबेगा नहीं डूबेगा। बहुत बढ़िया टॉपिक आएगा गुरुत्वाकर्षण में, उसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छा से। फिलहाल अभी इसका आंसर नाव तट से दूर चली जाएगी, ये आएगा तट की ओर, ये चला जाएगा नाव तट से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थीगण, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगा होगा स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया तरीका से लगा है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? ऑन व्हाट बेसिस कैन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स बी इंटरप्रेटेड? कौन सा देखेंगे? न्यूटन के गति का दूसरा नियम, बल का परिभाषा पहला नियम, बल का व्यंजक, बल मतलब है बराबर है, ये पहला नियम, परिभाषा आंसर बना। दूसरा नियम है, ये गति का दूसरा नियम है, तो ये परिभाषा नहीं देगा। दूसरा नियम बल का व्यंजक देता है, ये दे देगा हम लोग का न्यूटन का गति का दूसरा नियम दे देगा बल का व्यंजक देता। व्यंजक क्या है? व्यंजक है F बराबर ma।
F बराबर m ये दे देगा। न्यूटन के गति का पहला नियम ये दे देगा बल का परिभाषा, ये दे देगा बल न्यूटन के गति का तीसरा नियम ये दे देगा बल की प्रकृति, बल का नेचर का पता करता है, प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है, प्रकृति का पता करता है, ये प्रकृति का पता करता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम बात करेगा तो न्यूटन साहब ने दिया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, बताएंगे इसको। लेकिन फिलहाल बोलता है कि दो द्रव्यमानों में इस ब्रह्मांड में दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल F बराबर G m1 m2 बाय r²। यह है विद्यार्थीगण न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। F बराबर G m1 बाय r², F बराबर G m1 बाय r²। शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये छोटा कर देंगे तो दिखेगा आपको दिखेगा विद्यार्थीगण। अब देखिए F बराबर G m1 m2 बाय r², ये मिलेगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम से। इसको पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया से, ये भी बहुत अपने आप में टॉपिक आ रहा है बहुत जल्दी आ रहा है। फिलहाल हम लोग गति का नियम का बात कर रहे हैं, तो इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बल का व्यंजक दे देगा न्यूटन का दूसरा नियम, हाँ संवेग का नियम बोलते हैं, और न्यूटन का गति का पहला नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 70 किलोग्राम का आदमी है, 70 किलोग्राम, ये 70 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम आदमी को धक्का देता है, तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? क्वेश्चन है। एगो आदमी है ये है हमारा 70 किलोग्राम का आदमी है, ये आदमी 70 किलोग्राम का आदमी है, और दूसरा आदमी है वो 50 किलोग्राम का है, 50 किलोग्राम का। देखिए ये है 70 किलोग्राम का, ये है 50 किलोग्राम का, 50 kg 70 kg। देखिएगा समझिएगा, एकदम क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं, क्वेश्चन तो वैसे एकदम तुरंत बनने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 70 kg वाला, इधर से दिखेगा कि 70 kg वाला जो आदमी है वो 50 न्यूटन का बल लगाया, किसको? ये इसको धक्का मार रहा, ये इसको धक्का मारा, कितना से? 50 न्यूटन से। कितना से? 50 न्यूटन से। 50 न्यूटन से 70 kg वाला आदमी 50 किलो वाला आदमी को 70 न्यूटन से धक्का मारा, तो 50 किलोग्राम आदमी को धक्का देता है, 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे को कितने बल से धक्का दिया होगा? विद्यार्थीगण तीसरा नियम बोलता है कि जितना बल से हम इसको धक्का लगाएंगे या जितना क्रिया करेंगे वो भी तो उतना हमको देगा। आदमी कितनों किलो का रहे, ये दीवार कितनों केजी का रहे, अगर दीवार में हम 50 न्यूटन का बल से मारेंगे तो दीवार भी बोलेगा लो 50 न्यूटन हम भी मारेंगे। कितना से? अगर हम दीवार को 50 न्यूटन से मारेंगे, दीवार का वजन कितना है? 1 क्विंटल, 70 kg, 700 kg। दीवार भी हमको ऑफर करेगा, भैया 50 दिए हैं तो 50 ले लीजिए, 50 न्यूटन से मारे हैं तो 50 न्यूटन से मारेंगे, 100 न्यूटन से मारिएगा तो हम भी 100 न्यूटन से मारेंगे, दीवार बोल रहा है। तो ये 70 किलो वाला आदमी 50 किलो रहे चाहे 100 किलो रहे, उसे का मतलब कितना न्यूटन का बल से मार रहा है? न्यूटन का बल से जो मार रहा है विद्यार्थीगण, 50 न्यूटन के बल से मार रहा है, तो ये भी आदमी इसको 50 न्यूटन से मारेगा। बदला का बदला, तीसरा नियम। तो आंसर बनेगा कि दूसरे व्यक्ति को कितने बल से मारा होगा, कितना न्यूटन लगा रहा है? 50 न्यूटन से मारेगा, वो भी 50 न्यूटन से मारेगा विद्यार्थीगण, यही आंसर बना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम जो है वो कणों के लिए, कौन सा कणों के लिए अच्छा सिद्ध नहीं होगा? देखेंगे विश्राम रेस्ट पर होगा, एकदम होगा। धीमे चलने पर एकदम होगा, उच्च वेग के साथ चलने पर होगा। न्यूटन का नियम बोलता है मोशन में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, धीमा चले समवेग रहे कुछ रहे चलेगा, तीनों पर लागू होगा। प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करना ही, प्रकाश का वेग कोई भी वस्तु का मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम जिसको बोल सकते गति
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि प्रकाश का चाल बताता है। जो प्रकाश का चाल बता देगा हमको, प्रकाश का चाल ही इतना होता है। कितना होता है विद्यार्थीगण? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग है। तो इस वेग तक तुलना करना न्यूटन के नियम का कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाएगा। न्यूटन का नियम इसमें सक्सेस होना मुश्किल है, क्योंकि न्यूटन साहब ने भी इतना करके शायद देखा होगा कि नहीं होगा। तो यह हमारा जो होगा यहाँ पर आंसर कि प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर न्यूटन का नियम वैलिड नहीं हो पाएगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा। आंसर हमारा जो बन के निकलेगा वो निकलेगा 4 नंबर। ये सब पर लागू होगा, रेस्ट कंडीशन में, धीमा चलने पर, उच्च वेग, ये सब होगा लागू, लेकिन लाइट के वेलोसिटी के साथ नहीं हो पाएगा। तो अभी हमारा आंसर जो बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? स्थिर मतलब रेस्ट, स्थिर मतलब रेस्ट, गतिज मतलब गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? विद्यार्थीगण, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, मतलब स्टार्ट किए हैं, इसी से हम जड़त्व से स्टार्ट किए हैं, बोलता है कोई भी वस्तु अगर स्थिर में है तो स्थिर में विरोध करेगा, स्थिर में रहेंगे, विरोध करेगा। भैया हम ऐसे में रहना चाहते हैं, एकदम खुश है भैया, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा कुछ कर लीजिए, हमको छोड़ दीजिए, एकदम आराम है, मैंने आराम करने दीजिए हमको। तो कोई भी वस्तु अगर स्थिर की अवस्था में है तो स्थिर में रहेगा, और विराम के और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा। मतलब गतिज अवस्था में है तो गतिज की अवस्था में। परिवर्तन का विरोध, परिवर्तन नहीं, चेंजिंग नहीं करना, परिवर्तन का विरोध, ये टर्म को समझिए। परिवर्तन का विरोध, विद्युत धारा का विरोध, प्रतिरोध जो कहलाता है, विद्युत धारा का प्रवाह, उसी तरह से परिवर्तन का प्रतिरोध। चेंजिंग नहीं चाहेगा, किसमें? स्थिर में या गति में। स्थिर मतलब रेस्ट या मोशन में, विराम या गति में परिवर्तन नहीं चाहता है तो विराम में रहेगा तो ठीक है रहेंगे, गति में है तो बोलता गतिये में रहेंगे। परिवर्तन का विरोध करने की वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं भैया? देखिए यहाँ पर जड़त्व कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? संवेग कहेंगे? नहीं भैया, संवेग तो गति में होता है। बल तो भैया देने से तो वो लाने की चेष्टा करता है गति में। वेग तो भैया अपने तो गति वेग में है, उसके पास गति है। तो जड़त्व सर, जड़त्व, इनर्शिया, जड़त्व बोलते हैं सर। डायरेक्टली समानुपाती होता है द्रव्यमान का। सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एकदम बढ़िया से करते हैं क्वेश्चन अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व से लंबी छलांग लेने में मदद करे। विद्यार्थीगण, कोई भी ऊंची छलांग लेना चाहता है, देखते हैं अभी आप दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो फिजिकल होता है, ऊंची कूद, लंबी कूद होता है। लंबी कूद भी करने से पहले या ऊंची कूद करने से पहले थोड़ा सा बैकअप लेता है, पीछे जा कर के दौड़ता है। कहे विद्यार्थीगण, दौड़ता है अपना गति को बनाने के लिए, ऊंची कूद हो या लंबी कूद हो, ऊंचा उछलने के लिए, जंप करने के लिए, ऊंचा आएगा, गति में आएगा, मारेगा, ये नीचे में देगा, फोर्स नीचे लगाएगा, बल ज़्यादा बल से लगाएगा। अचानक गति में रहेगा तो जोर से बल लगाएगा, 100 न्यूटन 250 न्यूटन जो भी लगाया, 50 न्यूटन का लगाया तो पृथ्वी भी हमको उतना न्यूटन से ऊपर धकेलेगा और रस्सी फांद के चल जाएंगे। और धीरे से हम यहीं से अगर विराम से अगर कूदेंगे तो विराम से कूद के देखिए, अब नहीं चल पाएंगे ज़्यादा। तो दौड़ के आएंगे तो गति का जड़त्व, विराम में रहते तो विराम पे जड़त्व। तो दौड़ के आ रहा है ना, तो कौन सा जड़त्व आएगा? गति का जड़त्व के कारण वो पीछे जाता है। ऊंची छलांग लेने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? ताकि गति का जड़त्व से लंबी छलांग लगाने में मदद करे। ऊंची कूद, लंबी कूद, जो भी कंडीशन है गति में कर रहा है। अब वैसे बताए थे अगर कोई वस्तु गति में है तो उसमें जड़त्व का बात करेगा गति में। कोई भी वस्तु अगर विराम की कंडीशन में है, उस कंडीशन में बात करें तो विराम में। आराम बोलेगा तो रेस्ट, आकार तो कोई, दिशा मतलब यहाँ मतलब है नहीं। दिशा तो परिमाण बताने के लिए परिमाण के कंडीशन में आता है। दिशा परिमाण अगर समान है, एक साथ है, तो उसको बोलते हैं सदिश राशि। जैसे बल हो गया, संवेग हो गया, वेलोसिटी वेग हो गया। तो इसमें ऑप्शन में वैसे बताने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विद्यार्थी।
अगला क्वेश्चन जो है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, यह बल डैश के कारण होता है। जब कार एक घुमावदार मोड़ है, मान लीजिए देखिए ये कार आ रही है और घुमावदार मोड़ है, तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल, केंद्र के विपरीत दिशा में इधर एक बल महसूस करता है बाहर की ओर, और यहाँ केंद्र है तो केंद्र की तरफ भी एक बल लगता है, केंद्र की तरफ भी एक बल लगता है विद्यार्थीगण। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की तरफ लगेगा अभिकेंद्रीय बल लगेगा, और जो केंद्र से बाहर लगेगा अपकेंद्रीय बल लगेगा। तो अभिकेंद्रीय बल को बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल को बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी, एफसी से डिनोट करते हैं विद्यार्थीगण, एफसी से डिनोट करते हैं, एफसी से डिनोट करते हैं। एफसी इक्वल टू होता है, कोई भी वस्तु अगर आ रहा है, मान लीजिए इसका त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए त्रिज्या होगा आर, और ये वस्तु जो आ रहा है, वस्तु जो आ रहा है इसका द्रव्यमान मान लीजिए एम, और जो इस इधर आ रहा है इसका कुछ वेग से आ रहा होगा मान लीजिए भी, तो जो फार्मूला निकलता है एम भी स्क्वायर बट्टा आर। विद्यार्थीगण ये है केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ये जितना एफसी होगा सेंट्रीपिटल फोर्स वही होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वही होगा अपकेंद्रीय बल, दोनों बराबर होते हैं। तो जो महसूस करता है, वैसे तो केंद्र की तरफ मुड़ेगा तो केंद्र से लेकर के एक बल लग रहा है, इधर भी एक बल लगेगा और हमको लगेगा कि बाहर चले जाएंगे, हमको लगेगा बाहर फेंका जाएंगे कभी कभी, तो उस समय जो हमारा काम करेगा बाहर की ओर जो हमारा काम करेगा वो बल हो जाएगा, वो बल हो जाएगा विद्यार्थीगण। अंदर की तरफ सबसे पहले बात करेंगे तो अभिकेंद्रीय बल, और बाहर की जो बात करें अपकेंद्रीय बल। आंसर क्या बनेगा विद्यार्थीगण? अपकेंद्रीय बल बनेगा, अपकेंद्रीय बल बने। जड़ तो बता दिए आपको, अभिकेंद्रीय आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़िया से पढ़ा देंगे आपको, इसको गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा देंगे, दिक्कत नहीं होगा विद्यार्थीगण, दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। क्वेश्चन हम लोग अब अगला करते हैं, 17 नंबर करते हैं विद्यार्थीगण। 17 नंबर क्या बोलता है, निम्नलिखित में किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा? किसके बीच? ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा यहाँ पर, ऑप्शन के अनुसार किसका जड़त्व अधिक होगा? जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा। एक मोटा आदमी 80 किलो का, एक पतली आदमी 40 किलो का, किसका जड़त्व अधिक होगा? 80 किलो का अधिक होगा। द्रव्यमान, जड़त्व जो निर्भर करता है, जड़त्व जो निर्भर करता है, जड़त्व पढ़ाएं आपको, जो लोग नहीं पढ़े हैं थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसी में है जड़त्व समानुपाती द्रव्यमान, जड़त्व समानुपाती द्रव्यमान, मतलब जिसका द्रव्यमान बढ़ेगा उसका जड़त्व का मान अधिक होगा। द्रव्यमान ज़्यादा, जड़त्व का मान ज़्यादा, द्रव्यमान कम, जड़त्व का मान कम। तो देखेंगे एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, एक ही आकार का है, एक ही आकार मतलब सेम है, तो उस समय डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा कि आकार रबर भारी है कि पत्थर भारी। इस कंडीशन में देखते ऑप्शन नहीं रहेगा तब। स्कूटर और बस, स्कूटर और बस का बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर बन सकता है, ये भी स्कूटर और बस बन सकता है, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं 10 रुपये के सिक्का और 5 रुपये का सिक्का, सिक्का से डिसाइड करना मुश्किल होगा। रेलगाड़ी और हवाई जहाज, जी रेलगाड़ी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा, ये सारा ऑप्शन के अनुसार, सारा ऑप्शन स्कूटर बस के तुलना में रेलगाड़ी, ये रबर का आकार बॉल का आकार की तुलना में रेलगाड़ी बहुत द्रव्यमान वाला, हवाई जहाज भी अच्छा खासा द्रव्यमान का। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा, इनर्शिया मैक्सिमम होगा। कब? जब द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा तब। इनर्शिया, जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान से, जिसका जड़त्व द्रव्यमान ज़्यादा, जड़त्व ज़्यादा, द्रव्यमान कम, जड़त्व कम, इनर्शिया कम। ऑप्शन साफ है, ऑप्शन में कोई मतलब है जो निकल गया, अगर कंसेप्ट है थोड़ा सा तो बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी का 18, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु का स्थिर एक समान गतिशील स्थिति को बदलती या बदलने का प्रयास करती है? देखेंगे विद्यार्थी इसका क्वेश्चन का अगर हिंदी नहीं समझ में आए तो वैसे तो एक समान गतिशील स्थिति को बदलने या बदलने का प्रयास करती है। Which of the following physical units change or tends to change the state of rest or uniform motion? मतलब कोई भी रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन मतलब गति में है, मतलब कोई विराम में है या गति में है तो उसकी अवस्था को, अगर विराम में है तो गति में लाने का कोशिश करेगा और गति में है तो विराम में लाने की कोशिश करेगा, उसको बोलते हैं बल, उसको बोलते हैं बल का परिभाषा।
किसी भी वस्तु पर लग जाने के बाद उस वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, करने की या कोशिश करता है या परिवर्तन ला देता है। दूसरा तरीका से कोई भी वस्तु अगर गति में है तो उसको विराम में लाने की कोशिश करेगा, और विराम में है तो गति में। यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। देखेंगे यहाँ एक स्थिर का टर्म दिया हुआ है और एक गतिशील या एक समान गतिशील का टर्म दिया है। स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। स्थिर है तो गति में ला सकता है, या गति है तो उसको स्थिर में ला देगा या लाने का कोशिश करेगा। ये बल का परिभाषा है, ये बल का परिभाषा है। इसका सही मात्रक न्यूटन, इसका सही मात्रक न्यूटन। संवेग, संवेग जो है पी से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। एम भी द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड। गति की मात्रा को बताता है, गति की मात्रा को बताता है। जड़त्व बताएं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व दो प्रकार से, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये मास पर निर्भर करता है द्रव्यमान पर, ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान का सही मात्रक केजी, जड़त्व निर्भर करेगा द्रव्यमान पर। जड़त्व दो प्रकार का, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थीगण, निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? कभी भी अकेले नहीं होगा, कभी भी। जड़त्व तो अकेला हो सकता है, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर अकेले में काम कर लेगा। बल, बल कभी भी अकेला नहीं होगा। बल जहाँ भी लगेंगे एक बल और लगेगा, बल का जहाँ भी जिक्र होगा एक बल और लेके आएगा। बल कभी भी अकेला नहीं लगेगा। संवेग, संवेग हो सकता है, P बराबर m भी अकेला हो सकता है। वेग हो सकता है अकेला, लेकिन बल कभी भी अकेला नहीं हो सकता है। बल कभी भी अकेला नहीं, हमेशा दो निकाय पर लगता है और विपरीत दिशा में लगता है। बल का सही मात्रक न्यूटन, बल एक सदिश राशि है। बल का परिभाषा मिलता है न्यूटन के दूसरा नियम से। ये क्वेश्चन इजी ही था लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा विद्यार्थी का, न्यूमेरिकल आ रहा है, चिंता, थोड़ा सा कंसेप्ट बना लेते हैं, न्यूमेरिकल बहुत जल्दी आएगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल, प्रतिबल मतलब स्ट्रेस, इंग्लिश में स्ट्रेस बोला जाता है। अब देखेंगे कि स्ट्रेस है क्या। जैसे किसी भी वस्तु पर अगर बाहरी से हम बल लगाएंगे तो बाहर बल लगा रहे हैं कितना क्षेत्रफल पर, फोर्स बटा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल बराबर दाब। बाहर पर जो लगाएंगे दाब, और यही चीज़ जब हम किसी भी वस्तु पर लगाएंगे तो वस्तु के अणु भी प्रतिरोध करता है, अणु लोग भी अंदर में रेजिस्ट करता है, आंतरिक बल लगाता है। कितना क्षेत्रफल पर? अभी बताया न्यूटन का तीसरा नियम। तो कितना क्षेत्रफल पर लगाएगा? अंदर वाला कितना पर लगाएगा? अंदर का जो बल लगेगा क्षेत्रफल पर, ये अंदर वाला बल जो लगेगा, ये अंदर का बात अगर करता है, ये अंदर का अगर बात करेगा विद्यार्थीगण, अंदर का, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिबल। और यही जो अंदर वाला बल होता है, बल बटा क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिबल, इसी को बोलते हैं प्रतिबल। तो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिबल घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा प्रतिबल बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि प्रतिबल जो निर्भर करेगा क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। और बल अगर ऐसा ही मात्रा का बात करेंगे तो न्यूटन बल का और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का भी हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब और प्रतिबल लगभग सेम ही है, एक ही जगह में लगेगा, लेकिन ये अंदर लगेगा कि बाहर लगेगा। भार ये W बराबर mg, SI मात्रक न्यूटन, आयतन मीटर क्यूब SI मात्रक, और द्रव्यमान kg, द्रव्यमान kg। ये विद्यार्थीगण हम लोग यहाँ थ्योरी क्वेश्चन, अभी भी इसमें और क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे अभी इसको।